नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो बहुत सारी बातें हुई जिन पर जरूरी था, जिन पर चर्चा किया जा सकता था। सबसे तो जो महत्वपूर्ण था कि भारत और चीन के विवाद पर मेजर जनरल स्तर के अधिकारी, सैन्य अधिकारियों का बातचीत होगा। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत चीन में इतने उच्च स्तर के सैन्य अधिकारी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ईश्वर करे कि हमारे हक में ये ठीक हो और उचित हो। दूसरा सबसे अहम मुद्दा था कि दिल्ली में जो दंगे की साजिश हुए हैं उसके वीडियो फुटेज विद एविडेंस पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत किए। तब भी अरविंद केजरीवाल का एक थेथर विधायक उस पर यह कहने को पर लीड ले रहा है कि जो मुसलमान की वजह से परेशान किया है, और सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम 1942-47 के बीच के भारत को बनाने का प्रयास कर रहा है, जो निंदनीय ही नहीं है, चिंताजनक है। ये निंदा का युग नहीं है, ये चिंता का युग है कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिसका सरकार है राष्ट्रीय राजधानी में, वो बेहूदगी पर उतारा है और खुला खेल रहा है। कोर्ट मौन है, सरकार मौन है, राजनीतिक पार्टी मौन है। हम जैसे लोग बोलते हैं तो कितने लोग सुनते हैं, हमारे बोलने का क्या महत्व है, कितने लोगों का आशीर्वाद मिलता है और कितने लोग उस पर असर करते हैं। हम बोल के क्या करेंगे, इस पर सरकार को बोलना चाहिए। चुना हुआ है जनप्रतिनिधि जिसका अपना सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, वो ये सीधा कह रहा है कि मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। जबकि वीडियो एविडेंस अब आ गई है कि रिक्शा में टायर बांध करके बोतल के कैसे जुगाड़ तकनीक लगाई गई थी, वो सब कुछ आ गया है। हजारों करोड़ की संपत्ति का ट्रांजैक्शन आ गया, वो बैंक पे है। वो कोई फर्जी नहीं है कि कोई डाल गया है, कोई उसके खाते में नहीं डाल गया। हजारों करोड़ की संपत्ति पाई गई है वो एक स्कूल संचालक का, जिसका वो सब आ रहा है। लेकिन फिर भी राजनीति इतनी कुपित हो चुकी है, देशद्रोही हो चुकी है कि उस पर हमारा सरकार है तो हम अपनी बात करेंगे और तेरा सरकार हो तो उस पर भी बात किया जा सकता, लेकिन उसमें बेशर्मी और इतनी ज़्यादा हो गई कि उस पर चर्चा करना अपना आत्मग्लानि होगा। ये मतदान के टाइम सोचिएगा कि क्या फ्री के जगह आप देशद्रोही चुनना पसंद करेंगे। अगर आपको 200 यूनिट फ्री की लॉलीपॉप दिया जाएगा तो क्या आप राष्ट्र विरोधियों के साथ देंगे? ये आपको याद करना पड़ेगा, जहां भी हो, जिधर भी हो, जिस रूप में भी हो। आज एक मुद्दा और था जिस पर चर्चा की जा सकती थी, मेरे समझ में नहीं आता। असल में क्या हुआ कि मैं कभी MP MLA का चुनाव लड़ा नहीं हूँ, अभी सोचा भी नहीं है कि मुझे उसकी मानसिकता का पता चले। हरियाणा के एक भाजपा के उम्मीदवार जो एक बहुत बड़े पार्टी से थे, उनका पता ही था कि हारेंगे। टिकटॉक के अभिनेत्री हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और आज उनका खूबसूरत हाथों का भी इस्तेमाल देखा जब उन्होंने एक अधिकारी को चपलिया दिया। सुनिए, चप्पल से एक अधिकारी को सरेआम मार दिया, बकायदे लाइट कैमरा एक्शन के साथ। वहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान भी थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव लड़ने के बाद मैं कई बार सुनता हूँ कई जनप्रतिनिधि पुलिस को पीट देते हैं, सरकारी अधिकारी को पीट देते हैं। ये चुनाव लड़ने के बाद कुछ ऐसा आ जाता है क्या कि आदमी पीटने पुटाने पर तक उतारू हो जाता है? ये किस तरह की मानसिकता होती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा और इस विषय पर मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूँगा। चर्चा तो इन सब विषयों को होनी थी। आज मैं चिंता करूँगा, आज मैं एक चिंता व्यक्त करूंगा। बहुत बड़ी चिंता है, हम सब लोगों को इस पर चिंतित होना चाहिए, घबराना चाहिए। और सिर्फ घबराने और चिंतित होने से नहीं होगा, इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए कि क्या किया जाए जिससे इस पर नियंत्रण पाया जा सकते। बात हो रहा है पर्यावरण पर, चूंकि आपको पता है आज पर्यावरण दिवस है। एक तो मुझे दिवस पर बहुत भरोसा नहीं होता, माता दिवस, पिता दिवस, फलाना दिवस नहीं। हम जैसे लोगों के लिए रोज ही पर्यावरण पर चिंता करने की दिवस होनी चाहिए, सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक। क्योंकि हम जहाँ के कल्चर के लोग हैं, सुबह उठते उठते दातुन करने की परंपरा थी। मुझे याद है, हम जब गांव में होते थे तो दातुन करते थे। पहला लकड़ी का इस्तेमाल हुआ ना भाई। हमारे भोजपुरी में एक लकड़ी पर गाना है। मैं आप घबराइए नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मुझे मालूम है मैं गाना नहीं गा पाऊंगा। यहाँ गाने का शब्द थे कि लकड़ी का जो महत्व बताया जाता कि जन्म में लकड़ी, मरने में लकड़ी, जन्म से मरने तक लकड़ी का वर्णन दिया था कि आपको जन्म होगा तो सोयरे में लकड़ी जलता है, आपका शादी होगा तो हवन में लकड़ी जलता है, आपका पुत्र होगा तो उस कांटे में लकड़ी जलता है, और जब आप मरेंगे तो चिता पर लकड़ी जलता है। लकड़ी कितना ज़्यादा महत्व है, और वो सब पेड़ और पर्यावरण से ही आता है।
तो लकड़ी की महत्व इतने ज़्यादा है, तो एक दिन का मतलब पर्यावरण दिवस के वजह से नहीं होगा, हमें रोज इस विषय में बात करनी होगी। जब हम पर्यावरण पर बात करें तो भारत में एकमात्र नेता अब तक हुए हैं जिसने पर्यावरण को समझा और उसको सख्ती से पालन किया। अनफॉर्चुनेट वो दिवंगत हो गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका नाम था श्री संजय गांधी। इंदिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी ने जितना पर्यावरण और जनसंख्या पर काम किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारत में कोई उस स्तर का नेता। उन्होंने बदनामी ले लिया, उसके वजह से उनको कई बार बदनामी हुई, लोग उनको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहे। आज भी उनको लोग क्या क्या कहते हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन संजय गांधी जी ने पर्यावरण पर और जनसंख्या नियंत्रण पर जो स्टेप लिया उसका आज सराहना करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, उनका नीति था एक पेड़ एक बच्चा। कहा था कि भाई एक पेड़ लगाए और एक बच्चा पालिए। जिस तरह से आप अपने बच्चे के लालन पालन करते हैं उसी तरह से आप उस पेड़ का लालन पालन करेंगे। उन्होंने ये बात बनाया था। आप सोचिए कितना बढ़िया था कि आपके पेड़ का, पौधे का आपके बच्चे से तुलना किया था कि उस तरह के लालन पालन की आवश्यकता होती है, तब जाकर के देश में पर्यावरण मजबूत होगा। मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि पर्यावरण पर सिर्फ पेड़ लगाने से, देखिए आज प्रियंका जी पेड़ लगाते हुए उनका तस्वीर आया था, मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो फोटो शॉप था, फोटो सेशन था और समाचार में देने वाला था। मोटिवेशनल हो सकता है कि भाई आप मोटिवेट हुए कि प्रियंका जी अगर पेड़ लगा सकते तो आप क्यों नहीं। प्रियंका जी का तो भारत भर में इतनी भूमि है कि वो पेड़ लगाते तो अकेले पर्यावरण कंट्रोल में आ जाए। महत्वपूर्ण है कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ, मेरे पास रहने को नहीं है और मैं पेड़ लगा रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है। ये देखा जाता है कि दान कर कौन रहा है। टाटा बिरला ने मान लो 1000 रुपये दान कर दिया तो उसका महत्व है, लेकिन राकेश परमार जिसके पास कुल 1000 रुपये है, अगर उसमें से उसने 900 रुपये दान कर दिया तो भारत रत्न के हकदार हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। आज लोग सोनू सूद का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सोनू सूद सलमान खान, शाहरुख खान के मुकाबले पैसा वाला आदमी नहीं है, ना ही प्रचलित है, लेकिन उस आदमी ने जो इनिशिएटिव लिया वो तारीफ के लायक है, इसलिए उसका सम्मान हो रहा है। मान लो अगर अजीम प्रेम जी 1000 बस चलवा देते, होता कि बड़े बढ़िया आदमी है, लेकिन चूंकि सोनू सूद उस लायक नहीं था इसलिए वो चर्चा था। प्रियंका जी का चलिए सम्मान है, उन्होंने पेड़ लगाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि एक पेड़ लगाना, एक पौधा लगाना, उसको टीवी पर चला देने से पर्यावरण का समाधान नहीं हो सकता। पर्यावरण का खतरा क्यों और पेड़ कट क्यों रहे, उस पर एक शब्द करने से पहले आज समाचार में मैंने देखा, नॉर्वे में एक शहर है, 2-4-10 घर शहीद वो भूखंड नदी में समा गया, एकदम ऐसे जैसे कागज तैर रहा और उस पर कुछ रखा गया हो। मतलब एक भूखंड नदी में समाया जिसमें घर बने हुए थे। हालांकि प्रशासन ने उन घर में रहने वाले लोगों को हटा लिया था, बट एक कुत्ता उसमें फंस गया। आज वो समाचार पर आ रहा था। मतलब आप समझिए कि हम लोग नदियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो बेचारा कहाँ जाएगा भाई? पानी, हवा ये निकलेगी कहीं ना कहीं से। तो आप अगर नदी में घर बनाइएगा तो फिर आप तो उसके कोप का भाषण होना पड़ेगा ना भाई। तो ये इसका उदाहरण के पहले आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ। हम लोग 1990 में दिल्ली आए थे। जाहिर सी बात है 90 में ना तो मेरा कोई फ्लैट था, ना बंगला था, ना कोठी था, ना ही मैं घर से अपना 200 करोड़ रुपए लेके आया था कि खरीद करके कोठी रह जाऊंगा। मैं ऐसे परिवार का हूँ कि झोला उठाया, 200-400, 500, 1000 रुपया कुछ माँ बाप ने दिया कि भाई महीना डेढ़ महीना देख लेना। वो कंप्यूटर डिप्लोमा की नौकरी में पता ना क्या है, आधे लोगों को तो कंप्यूटर कहने नहीं आता था कि वो कंप्यूटर का है, कहाँ जाएगा, वो क्या समझेगा, भाड़ा वापस ही का ले लियो। मेरी माँ कहती कि देखो वापस का टिकट फटाक से लेना और सुन रिजर्वेशन का चक्कर में मत, रेल में बैठ जाना आराम से और आ जाना। तो मेरी माँ सबसे पहले वापसी का टिकट देकर के पैसा भेजी थी। तो उस स्थिति में थे तो कहाँ से घर लेते? गाँव के लोग थे जहाँ रहने होने की व्यवस्था थी। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। वो एक घर में लेके गया, बोला यार इस घर में रहना है। मकान मालिक कह रहा है कि छाछ मुझको फ्री में देगा, जो हम मट्ठा कहते हैं। मैं बोला छाछ फ्री में देगा? यार तो बढ़िया घर में छाछ उछ भी देगा, बढ़िया चीज़ें रह लेते हैं। तो जब मैं गया तो एक पुराना, जैसे नहीं कोई महल वहल टाइप का था, बड़ा पुराना घर था। वो बोला आप छड़े लोग रह सके, छड़े मतलब कंवारे लोग,
मैं बोला अभी इसमें तो अकेले में डर लगेगा भाई। तो नहीं, मैंने बल्ब लगवा दिया है चारों कोने पर, चारे कोने पर बल्ब लगवा दिया था, रात भर दिन जैसी रोशनी होती थी। हम लोग कहे कि चलो यार हम लोग छड़े लोग हैं, रह जाएंगे, हम 2 लोग उसमें रहने लगे। किराया की बात हुई, बोला किराया छोड़िए, रहिए ना। वो सुबह उठ करके आके छाछ दे जाती थी मकान मालिक और रहिए। फिर बाद में उसका 60 रुपया हुआ, मतलब 600-700 का कमरा उस वक्त होता था, जो आदमी रह लायक, 60 रुपया उसने किराया मांगा मेरे से। हमको यार हंसी आ गई पूरे बंगले की। खैर हम रहने लगे, धीरे धीरे वो आबाद हुआ। उसमें उन्हें 4-5 मल्टीप्लेक्स बनवा दिया, 8-8, 9-9 मंजिल का दिया, और अब एक 12-12 हज़ार रुपया का है। अब समझिए, क्योंकि उस वक्त आबादी उतनी नहीं थी तो पूरा खाली था, आबादी बढ़ी तो उससे उसमें कमरा बना करके बेचना पड़ा, किराए पर देना पड़ा। मतलब कि हमारी आबादी बढ़ रही है, जमीन तो वही है, पृथ्वी तो हमारी टोटल वही है ना भाई, ग्लोब वो तो बढ़ नहीं रहा है बल्कि सुकड़ ही रहा है। ओजोन छेद के वजह से ग्लेशियर गल रहा है, तो ग्लेशियर के गलने से पानी बढ़ रहा है। ऐसा भी एक दिन आएगा कि ग्लेशियर गल जाएगा तो पूरा मतलब पूरे ग्लोब को वो पानी में डुबो देगा, पानी हो जाएगा। तो रोज सिकुड़ रहा है। चीन पाकिस्तान दखल दे रहे हो अलग से, नेपाल एक अपना अलग से कह रहा है कि भाई ये अब हमारा हो गया है। ये तो मैं भारत की बात करूँ, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी पर चीन जापान सब है। तो रोज कुछ औद्योगिकरण से प्रदूषण बढ़ रहा है, जहाँ पर लगे लगाए पेड़ पौधे पहले के गल रहे हैं। तो इन स्थितियों में पर्यावरण से कैसे लड़ें? अमूमन मैं राजनेताओं को कहता हूँ कि भाई आप आलोचना करके आगे बढ़ जाते हैं, हिट एंड रन ना करिए, आप कुछ बताइए। ब्रजेश जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। ब्रजेश जी अपना थोड़ा सा बने रहिएगा, मैं पूरी बात करूँ तो अब आपका आदेश मार्गदर्शन पढ़ूंगा। 2 मिनट मेरी बात, 2 मिनट मेरे को सुन लीजिए, अपनी बात पूरा कर लो। क्योंकि ऐसा ना हो हिट एंड रन ना हो, जो मैं बार बार कह के चलिए, मैं नेता नहीं हूँ कि अगर मैं सत्ता में हूँ तो कहूँगा कि ये सही है और विपक्ष में हूँ तो कहूँगा गलत है। फिर मैं विपक्ष वाला सत्ता में आएगा क्या कहेगा ये सही है कि FDI जब कांग्रेस की आई तो गलत थी, भाजपा की आई तो सही हो गई, वो नहीं कहूँगा। अरविंद केजरीवाल जब विपक्ष में था तो शीला दीक्षित के वाटर मीटर को फूंक मार के चलाता था, और जब मुख्यमंत्री बना तो उसी को ठेका दे दे, बोला तेरा मीटर ठीक है। जब वो वोट मांग रहा था तो कह रहा था कि भागती मीटर है जी, रेल की स्पीड से भाग रही है, और जब आया तो बोला कि मीटर आपका कम भाग रहा है, इसको और ज़्यादा भगाइए, तो उसने और ज़्यादा भागने वाला मीटर बनवाया। तो ये सब मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि क्या संभव है उसी को बात करो, क्या किया जा सकता है, जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरे को ज्ञान है, उस पर मैं आपसे बात करूँ। मित्रों, सबसे पहले तो जो विकेंद्रीकरण किया जाए है क्या कि सब कुछ एक जगह सीमित हो गया। जैसे मान लीजिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, हर आदमी चाहता है कि मैं राष्ट्रपति के बगल में रहूं, प्रधानमंत्री के बगल में रहूं, यहाँ पर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, मैं इनके बगल, हर आदमी की इच्छा होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का करीब मुख्यालय इलाहाबाद में है, मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो ऑफिस है वो इलाहाबाद में है। तब भी हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े पास नहीं है ना, आदरणीय द्विवेदी जी यूपी बोर्ड से पढ़े पास हैं, तो ये लोग तो यूपी बोर्ड से पढ़ के पास IAS PCS जीता हुआ है ना, लखनऊ में नहीं है, तभी चल रहा है। उसी तरह से दिल्ली के कुछ चीज़ों को इधर उधर स्थापित किया जाए ताकि कम से कम उससे, क्योंकि दिल्ली में मान लिया किसी को गृह मंत्रालय में काम है तो सैकड़ों लोग गृह मंत्रालय में आते हैं, तो आके दिल्ली पर ही बोझ बनाते हैं। दिल्ली में बड़ी इंडस्ट्री खत्म हो गई तो अब उद्योग में काम करने वाले लोगों का तो खैर अब खत्म हो गया आना, लेकिन कार्यालय में उसी तरह से अहमदाबाद मान लीजिए है, जयपुर है, कलकत्ता है, और औद्योगिक क्षेत्र है। अब एक बार जहाँ उद्योग बन जाता है ना तो सारे लोग उसी का आजू बाजू उद्योग लगाना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि आप मुंबई से रायपुर जाएंगे, रायगढ़, तो बीच में कई किलोमीटर तक खाली जमीन है, ना तो वहाँ पर कोई फसल होती है, ना ही कुछ होता है, ना ही वहाँ पर उद्योग लगाने की बात करता है। ये सरकारों को सकते, मेरे अकेले से तो होगा नहीं। मैं दिल्ली से जब बलिया जाता हूँ तो कई किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का घर है, तो कई किलोमीटर तो कोई बस्किट नहीं दिखती, खाली जमीन। और कुछ जब शहर दिखती है तो देखता कि एकदम चिड़िया के घोंसले जैसा सारा घर बनाया हुआ है, मतलब उसी में सारे के सारे हैं, कोई आदमी वहां से बाहर जाने की सोच ही नहीं रहा। इस विषय पर जब तक नहीं सोचा जाएगा, इसी को बोलते हैं मास्टर प्लान, अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, तो उसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करो, अडॉप्ट करे, तब जा करके वो होगा। नहीं तो दिल्ली के आसपास तो देखिए ना, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं जब यहाँ पर आया था तो
एक बार में रिजेक्ट कर दिया था। 90 में कहा बापरी यहाँ कौन रहेगा जंगल में यार, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आज मेरे पास रीसेल में ही जमीन है, यहाँ पर अब जमीन नहीं है। मैं दिल्ली के और बढ़िया बढ़िया मोहल्ले में जाता हूँ जहाँ पर जमीन खरीद कोई नहीं रहा था, और अब वहाँ पर जमीन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो जहाँ पर घर बना है वहाँ कोई पेड़ था या कोई पेड़ होता, तो अगर था तो कुर्बान हुआ पेड़, और अगर नहीं था तो एक पेड़ अस्तित्व में आने से बचा। इन सब बातों के लिए हम अकेले मंथन करेंगे। असल में क्या होता है ना कि हम लोग कभी भी किसी चीज को मुद्दा नहीं बनाते जो जरूरी हो। हम मुद्दा बेमतलब और वाहियात की चीजों को बनाते हैं। कभी ना तो हमारे लिए शिक्षा मुद्दा रहा, ना स्वास्थ्य मुद्दा रहा, ना पर्यावरण मुद्दा रहा, ना भाईचारा मुद्दा रहा। हमारा तो आरक्षण मुद्दा रहा। एक कहेगा आरक्षण लाएंगे, दूसरा कहेगा आरक्षण भगाएंगे। एक कहेगा मंदिर बनाएंगे, दूसरा कहेगा मंदिर तोड़ाएंगे। मतलब ये मुद्दा है। जब तक पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, उन लोगों को ये सुनिश्चित नहीं होगा कि मुद्दा क्रिएट करो, जब तक आप नेता मुद्दा ना दे। आप आइए बोलो सुन मेरा नारा ये, तेरा नारा नहीं होगा कि सौगंध राम की खाते में मंदिर वहीं बनाएगा। मैं हिंदू हूँ और प्रातः स्मरणीय मेरे भगवान श्री राम। मैं पूजा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापत राम, हर जगह राम है, तो मंदिर हर जगह होना चाहिए, सिर्फ अयोध्या में ही क्यों? लेकिन फिर भी मंदिर अयोध्या में है, ये नक्शा में पढ़ने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए ना भाई, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए ना। और ये तभी होगा ना जब मैं स्कूल कॉलेज में जाऊंगा। अभी एक कोरोना ने हल्का सा झटका दिया है, तो आदमी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में शरण नहीं लिया, सबका सब क्वारंटाइन सेंटर में शरण लिया। सबका इलाज अस्पतालों में हो रहा है, वो भी कई अस्पताल उसके लायक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर ताला लगा दिया जाए, लेकिन ये विचार किया जाए कि अगर बहुत बड़ी मंदिर बन रही है ना, तो उसके प्रांगण में एक अस्पताल भी बने। मंदिर जाने वाले लोगों की भी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसको हमने कभी मुद्दा नहीं बनाया। हमने कभी राजनेताओं को नहीं कहा कि सुन भाई तेरा मुद्दा तेरे जगह ठीक है, मेरा मुद्दा है कि अस्पताल कब बनाएगा, मेरे सड़कों की हालत कब सुधारेगा, मेरे जो लोग अशिक्षित घूम रहे हैं तो कब तक करेगा। उस पर बात करेगा तो आपसे बिफर जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास काम होता तो क्या मैं रोज 10 बजे आता है आपके पास? मैं किसी ऑफिस में IAS PCS होता, मैं कहीं इंजीनियर डॉक्टर होता, या मैं कहीं लेक्चरर प्रोफेसर होता, या मेरा कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा होता, तो मैं यहाँ पर अपने उद्योग धंधे के टेंशन में आकर के सो गया होता कि आपसे आकर के बात कर रहा होता। मतलब मैं 10 बजे फ्री हूँ, दिन भर कोई काम नहीं, 10 बजे आपसे मिलना है और दिन भर आपके प्रश्नों का जवाब देना है। मतलब मैं खाली आदमी हूँ। रिलायंस की कृपा से, सरकार के प्रलोभन से 2 GB डाटा हर आदमी के पास है। 1 घंटा बोलूंगा 2 GB डाटा खत्म नहीं होगा। और लोग के पास 2 GB दिन भर इधर उधर करते रहते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, हम दिन भर मोबाइल पर लगे हुए हैं। ये कभी मुद्दा नहीं बनता। तो पर्यावरण मुद्दा कैसे बनेगा जिस पता नहीं लोगों को? गाँव में सड़क के किनारे पेड़ लगता है। मैं अपने गाँव, दूसरे की मैं एग्जाम्पल, मैं अपने गाँव, हमारा सिमोटला से शोभा छपरा जाने में 500 से ऊपर पेड़ थे, और अब 5 भी नहीं, क्योंकि हमारे गांव में कोई आदमी है वो काट के ले जाते हैं। साला कहाँ करेंगे, चौकी बनेगा। मतलब वो पेड़ काट के लेके चले गए। गांव के लोग हैं, ना तो कोई उस पर पुलिस केस करेगा, ना ही कहीं पापों से झगड़ा करेगा, पेड़ लेकर के चले गए। क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, उनको पता नहीं है कि उन्होंने एक गर्दन काटा है। उन्होंने एक गर्दन काटा है। अगर वो समझदार होते, इतनी शक्ति होती करके तौर पर पेड़ नहीं काटते, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं है कि पेड़ काटने का मतलब कि अपनी उम्र में से 4 दिन आपने कम कर लिया। ये अगर ये तब होगी जब वो पढ़े लिखे होंगे, पर्यावरण की उनको समझ होगी, तभी तो पर्यावरण होंगे। लेकिन हमने तो उनको पर्यावरण पर जागरूक होने ही नहीं दिया। हमने तो उनको पर्यावरण पर सोचने का मौका नहीं दिया। हमने उनके निजी मामलों में इतना ज्यादा उलझाए रखा उनको कि वो बस रोटी बोटी इसी के चक्कर में पड़े हुए। पर्यावरण पर्यावरण को क्या सोचेंगे? मित्रों, मेरा ये कहना है कि हम सब लोग राजनीतिक मुद्दा अपने हिसाब से तय करें और राजनेताओं को बाउंड करें कि भाई इस मुद्दे पर बात कर, ये बात दिया तेरे को, इस पर बात कर, तभी जाकर के होगा। और इस बात होगा तो हमको संजय गांधी की वो बात याद करनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बेटा और एक पेड़, तब जाकर के पर्यावरण नियंत्रण होगा। दूसरा, पेड़ काटना गर्दन काटने के समान माना जाए। अगर बहुत जरूरी होगा तब तक पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं आएगी और पर्यावरण का सम्मान नहीं होगा। इस बीच जो लोगों ने मेरे को कुछ लिखा है, मैं उसका बात पढ़ूं
चंद्रकला जी ने कहा, नमस्कार चंद्रकला जी। आप लोगों को पता है चंद्रकला जी बॉलीवुड के बहुत मशहूर सिंगर हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि वो आप मेरे फेसबुक पर हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। मैं उनको नमस्कार बोल रहा हूँ। चंद्रकला जी लिखा है कि हैप्पी पर्यावरण डे। आपको पता है 3 बजे पर्यावरण पर काम कर रहा है। आज मैं न्यूज भी डाला था उनका। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चंद्रकला जी, आप जैसे लोग, सेलिब्रिटी लोग अगर इसको इंडोर्स करेंगे तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया जाएगा। श्री ब्रजेश सिंह जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। ब्रजेश जी ने कहा कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर कैन बी मिनिमाइज बाय द प्लांटिंग ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड सेविंग द स्पेस एक्सेट्रा। ये मेरी सोच है। बहुत लोग हैं जो और सारे आइडियाज रखे, सेविंग स्पेशल आइडियाज रखे हैं। ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस एमंग ह्यूमन, जो हमारे आइडियल नेता चंद्रशेखर जी हमेशा कहते थे। आदरणीय ब्रजेश सिंह जी, मैंने यही कहा, मैं जो आपने ऊपर वाले लिखा था ना कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर कैन बी मिनिमाइज बाय द प्लांटिंग एंड द पॉपुलेशन। मैं शुरू में बोला था, आप पता ना कब जुड़े, मैं संजय गांधी ने यही कहा था कि एक पेड़ एक बच्चा। अगर एक और बोला था कि उसकी देख रेख आप बच्चे की तरफ से, कोई आदमी अपना बच्चे की गर्दन नहीं काटता। लेकिन अब क्या है कि वो चंद्रशेखर जी के पार्टी के लालू प्रसाद यादव जी है, उन्होंने पर्यावरण कितना काम किया, मुलायम सिंह ने कितना काम किया। श्री चंद्रशेखर जी का एक अकेला क्या, एक कहा था ना, एक चना क्या भाड़ फोड़ पाएगा। तो अगर आप एक आदमी के कारण से, मैं और आप ब्रजेश जी 2 आदमी बोलेंगे, मेरे बड़े भाई से निर्मल सिंह जी है, अगर एक निर्मल सिंह जी बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। निर्मल सिंह जहां जाए वहां कहें। सुनो, पहले यहाँ कहा जाता है ना, आजकल एक नया फैशन देख रहा हूं, मैं बीच में कह दूं, आप किसी कार्यक्रम में जाइए तो एक शपथ करो कि मैं राकेश सिंह परमार शपथ लेता हूं कि आज के बाद रिश्वत नहीं लूंगा। पीछे पीछे बोलो, सब बोल रहे हैं, और जैसे उतरता बोला वो ठेका में बात हो गई, कितनी कर दी। तब भी मैं नहीं दिया, वो हमको बात पता है, ठीक है ना, उसे बात कर लियो। मतलब शपथ के तुरंत उतरते हो अपने सेक्रेटरी को जाकर वो जो ठेका साइन करा के गया, तो कुछ बात हुई सर, बात हुई 20%, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब उसका क्या मतलब है? आप शपथ ग्रहण करवाते हैं और उतरते ही कई बार तो माइक भी बंद नहीं होता और वहीं पूछने लगते हैं। मतलब वो केजरीवाल का वीडियो हुआ ना कि ये जरा फोटो हाईलाइट कर दीजिएगा, हंगामा हो जाना चाहिए, और अभी उसके पहले बोले कि हम हंगामा से विरोध करते हैं। ये बात को मानना पड़ेगा। तब आपके एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक सन्यासी थे, वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नहाने जा रहे, ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3-4 बजे के बीच वाला, उनके 2 शिष्य भी उनके साथ साथ जा रहे थे। तो एक शेर अपने परिवार के साथ, बच्चा उच्चा शेर, अब वो शागिर्द लोग ठिठक गए, पीछे आ गए, जाकर देखा फिर सो गया। तो जैसे वो क्रॉस हुआ तो वो लोग चरण पकड़े, हे प्रभु, आपके प्रताप से शेर भी आपको हमला नहीं किया। बोला नहीं, शेर ने हमला करने के लिए अपना मन बना लिया था, लेकिन देखा कि मुझसे उसको कोई नुकसान नहीं है, तो बोला क्यों नींद खराब करे, ब्रह्म मुहूर्त में नींद बढ़िया लगती है, शेर सो गया। तो अगर आपका किसी से नुकसान नहीं होगा तो वो नुकसान नहीं करेगा। पर्यावरण पर भी यही है, जब तक आपका नुकसान नहीं होगा तब तक आप पर्यावरण की समझ नहीं रख पाएंगे। और मैं ये बदुआ नहीं दूंगा कि हर आदमी का नुकसान हो। आप समझिए आपका नुकसान हो रहा है, फेफड़े की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, दिल्ली उल्ली में रहने वाले लोगों का फेफड़ा गुला भी नहीं, काला हो गया है। जिस तरह से महानगरों में मन काला होता है उस तरह से कितनों की फेफड़ा काला हो गया है, और ये अनुचित बात है। इसलिए पर्यावरण जरूरी है। भृगु बाबा की जय और सबको नमस्कार। हाँ ब्रजेश जी, सादर प्रणाम, भृगु बाबा की जय हो। ब्रजेश सिंह परमार बड़े भाई, हाँ नमस्कार ब्रजेश जी, क्या हाल है आपका? धीरज जी, जय श्री राम है जी। श्री बिरधार सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, आप बलिया से हैं। रणधीर सुभाषिवाद भाई, मित्रों बहुत ज़्यादा बोलने और बहुत देर तक बोलने का कोई मतलब नहीं, अगर बात कंक्रीट बात हो और जरूरी बात हो। आज
मुद्दा बहुत इधर उधर की नहीं थी। आज मुद्दा यह है कि पर्यावरण पर सिर्फ सरकार सोचे ऐसा नहीं होगा, और अगर सरकार बिल्कुल ना सोचे तब भी नहीं होगा। हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा। रणधीर जैसे नए युवा होनहार समाजसेवी हैं, इन लोग गाँव में रहते हैं, वहाँ पर पेड़ लगाई जा सकती है, पेड़ बचाई जा सकती है, लेकिन क्या करेगा। मैं रणधीर की मजबूरी समझ रहा हूँ। मान लो रणधीर जा रहा है, उसी के गांव का कोई चाचा बाबा दादा इसके उम्र में लगने वाला आदमी पेड़ काट के सीमेंटला से लेके आ रहा है, कहेगा बाबा काहे के लिए होता रहा झूठ कतरा से कहा से। अभी रणधीर कहेगा कि मेरा चाचा है, मेरा बाबा है, मैं क्या करूँ। हमारे सामने भी स्थिति थी, अब नाम नहीं रखूँगा। हमारे एक भाई साहब थे बेचारे, वो हमारे गाँव के थे, स्कूले पर उनका घर था। वो देखते रहते कि कौन पेड़ थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे वो 1.5-2 फुट का होता था काट के ले आते थे। वो इंतजार भी नहीं करते थे कि 3-3.5 फुट का हो। और हम 1-2 बार बोले उनका चुप, एक पेड़ से कुछ होता है हटा पाए गाछ में चल। तो मैं समझ सकता हूँ रणधीर की मजबूरी, गांव के आदमी है। लेकिन हाँ, अगर जागरूकता फैलाए, बताए कि ये जो तुम खांस रहे हो, जिसका तुमको इलाज नहीं हो रहा है, ये दारू की वजह से नहीं हो रहा है, ये प्रदूषण की वजह से हो रहा है, जो तुमको अंदर कफ बैठ रहा है। इस तरह की अगर कुछ मोटिवेशनल बात करके बताई जाएगी तो लोग प्रदूषण के प्रति जागरूक होंगे, और प्रदूषण नियंत्रण के लिए, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना और पौधा लगाना ही सबसे ज़रूरी है। और सिर्फ लगाना नहीं, उसको चलाना। क्योंकि हम देखते हैं प्लांटेशन होता है हमारे बलिया में। एक बार मैं एक पर्यावरण के कार्यक्रम में गया था, दिल्ली में हो रहा था, तो एक आदमी आया था साउथ इंडिया से। तो जब मेरी बारी आई तो मेरा परिचय दिया कि मैं बलिया से हूँ। तो बात करने के बाद मेरे पास आया, आप बलिया से? हाँ, मेरा फलाना, मैं नाम नहीं रखूँगा, नहीं समझ में आ जाएगा, और किस किस को मिला ये भी समझ में आ जाएगा। बोला मैं आपके ज़िले में ना इतना लाख का पेड़ लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है। तो मैं बोला कहाँ लगाए हैं पेड़? भाई साहब मैं तो अभी गाँव से आया हूँ, हमको कहीं नहीं दिखा। क्या बात कर रहे हैं? मैंने जी आपका एक पेड़ भी नहीं दिखा। असल में क्या हुआ कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पेड़ लगाता गया, और अगले दिनों पेड़ सूख गया ना। तो उसमें क्योंकि जब आप पेड़ पौधा लगाओगे तो उसको 2-4 दिन पानी की जरूरत पड़ेगी। अब आप फोटो खिंचवाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के पेड़ लगाते गए, और दूसरा दिन पेड़ सूखता गया। तो ये इससे नहीं होगा। पेड़ लगे, आप 5 पेड़ लगाइए, लेकिन कोशिश करें कि 5 में से 5 पेड़ आबाद हो, तब उसका कोई फ़ायदा है। नहीं तो फोटो खिंचवाने के लिए जाइए, पेड़ गाड़ के चले और घर रहिए, पीछे से उसका कोई मवेशी पेड़ को उखाड़ करके खा जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। पर्यावरण के लिए आज बस इतना ही था कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ये समझिए कि पेड़ आप पेड़ के लिए नहीं लगा रहे हैं, आप खुद के लिए लगा रहे हैं। आज एक तस्वीर आया, एक बहुत बड़ा घना पेड़ था जिसमें सैकड़ों मवेशी उस पेड़ के नीचे खड़े थे। नीचे कैप्शन मैंने लिखा, आप पर्यावरण की चिंता छोड़िए, कम से कम मवेशियों के छाए के लिए तो पेड़ लगा दीजिए। वो पेड़ था जिसमें सैकड़ों मवेशी। हम भी गाँव में देखते हैं कि जब बहुत गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, लोग पैदल आते जाते रहते थे। क्योंकि मेरा जो बचपना था तो हमारे बकुलहा स्टेशन से मेरे गांव जाने का कोई साधन नहीं होता। सवेरे एक बार टमटम आता था रेलगाड़ी के टाइम में। अगर बीच में आप कभी आ गए किसी माध्यम से एक्सप्रेस ट्रेन रोक करके या मालगाड़ी रोक करके उतर गए, तो आपको पैदल ही गाँव जाना पड़ता था। अब तो घर घर में मोटरसाइकिल गाड़ियाँ हैं। तो मैं देखता था कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। तो आप कम से कम अपनी धूप से बचने और अपनी प्राण रक्षा के लिए ही पेड़ लगाइए, और कोई मामला न हो तो वही आप उसी दिन को याद करो। बताइए कि जब आप कहाँ से पैदल जाएंगे तो आपके लिए पेड़ जरूरी है, नहीं तो आप मूर्छित होकर के मर जाएंगे। सब संभव। वर्जेश जी ने मेरे को दोबारा मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ पढ़ूँ। राकेश जी, आपके अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद और विश यू द बेस्ट। वर्जेश जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी शुभकामना बनी रहे। कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को में अलग जगाते रहे। हमने तो वो मंत्र सीखा है कि अगर आपको सांप काटने का मंत्र आता है और सांप जिसको काटा वो 7 समुंदर पार है, तो पानी में जितना दूर तक आप डूब ना सके वहाँ तक जाइए और यहीं से मंत्र पढ़िए। वो मंत्र आपका उस सांप काटे वाला तक पहुँचेगा और उसका विष हरण होगा। यही उद्देश्य है, यही मोटिवेशन है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जो 5-7 लोग मेरे को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना तो कर सकते हैं कि सर पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण कितना जरूरी है। ये अगर इसमें से कोई एक आदमी भी रास्ते चलते पेड़ पर पानी डाल दिया और पेड़ की देखभाल कर दिया, मैं समझूंगा मेरा कहना साबित हो गया, मेरा आज का आना आपसे अनुरोध करना सफल हुआ। खैर, आप सब लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं,
आप लोगों को बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन कई बार हनुमान जी को भी याद नहीं थी, इसलिए जामवंत को कहना पड़ा क्यों चुप बैठो बलवाना। तब हनुमान जी को याद आया मैं तो समुद्र लांघ सकता हूँ, मैं तो भूल ही गया था। तो कई बार याद दिलाना पड़ता है कि आप ही सब लोग हो जो समुद्र लांघ सकते हो। एक बार आप हिम्मत करिए तो सही, एक बार आप सोचिए तो सही। खैर, पर्यावरण हम सब के लिए ज़रूरी है। सरकारें ही सब कुछ नहीं करेंगी, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तब भी हम कर सकते हैं। एक पेड़ तो हम अपने आंगन में लगा ही सकते हैं, एक पौधा तो अपने कमरे में रख ही सकते हैं, उतने से पर्यावरण कंट्रोल होगा। आज के तारीख में वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति हम सब लोग जागरूक हों। सरकारों ने आपको भगवान के भरोसे रहिए और भगवान जैसा करे वैसा करिए। इस बीच आपको ये सोचना होगा कि उससे कैसे निपटे, कैसे बचे। उससे आपको सोचना होगा कि आप उससे कैसे निपटे, क्योंकि सरकारों ने आपको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। क्योंकि जब 2-4 लोग हुआ करते थे तो लॉकडाउन था, और जब सैकड़ों हज़ारों लोग हो गए हैं तब खुल रहा है। आज ही समाचार वाला बता रहा था कि सबसे ज़्यादा मरीज आज आए हैं, और उसी में बाद में बता रहे थे कि 8 तारीख से मॉल भी खुलेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो, उस पर के सीधे और बोलेंगे, मामला डिटेल हो जाएगा। 2 आदमी और लिख दिया, मैं उनका बात पढ़ लूँ। चंद्रकला जी ने लिखा है कि आपको पता है 3 बच्चे पर्यावरण पर काम। हाँ, आपने लिख दिया, मैंने पढ़ा है आपकी बात को। ब्रजेश जी लिख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म रखेगा। बिल्कुल है, कल बोल देंगे ये। हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे यूट्यूब पर पढ़ा है, लेकिन कल इस पर बोल देंगे प्राइमरी रिफॉर्म पर। लेकिन ब्रजेश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है राकेश सिंह परमार का, उस पर ये सारी वीडियो, ये भी वीडियो अब उसके बाद अपलोड हो जाएगी। फेसबुक में तो वीडियो पीछे वाला जल्दी नहीं आता है, बहुत पुरानी नहीं आती, लेकिन यूट्यूब पर आ जाएगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब ये वार्ता खत्म हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अपना आशीर्वाद दीजिए। और ये बात है रिफॉर्म, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपके तरफ से माध्यम चला जाएगा। मेरे इस वीडियो को भी आप अपना आशीर्वाद दे सकते हैं अपने ग्रुप में शेयर करके, क्योंकि फेसबुक वालों को मैं थोड़ा बुरा लग गया हूँ। 2-3 चीज़ मैंने सरकार के विरुद्ध में बोल दिया था, तो कुछ लोगों ने मेरे को रिपोर्ट कर दिया था, तो मैं अब शेयर नहीं कर सकता। सिर्फ आपसे अनुरोध कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। शेयर और करना आपके हाथ में। आदरणीय प्रेमनाथ जी मेरा को आशीर्वाद देते रहते हैं। आदरणीय प्रेमनाथ जी ने लिखा है कि रिहायशी क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग मीटर में 1 पेड़ और से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मैं दिल्ली में आया था, तो मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे से 2 कॉलोनी बाद में बताया गया था कि ये 60 फुटा रोड है, और लोग 60 फुट रख करके बाद में 60 फीट रोड में 3-3 फीट छोड़ करके बीच में प्लाट काट दिया, और वो गुजर लोग झगड़ा करते रह गए। 2-3 लोगों को कान के नीचे लगा दिया, सब चुप हो गए। तो यहाँ जब हजारों लाखों रुपए गज जमीन है, वहाँ पर कोई चाहेगा जमीन वाला कि वो एक पेड़ के लिए छोड़े? उसमें आपको सरकार की मदद लेनी पड़ेगी और ये कहनी पड़ेगी कि तू पेड़ नहीं लगा तो हम रहेंगे नहीं, तब जा करके होगा। पर्यावरण ऐसे नहीं सुधरेगा। खैर, आपने कहा ये बहुत जरूरी है। आपका सुझाव और आपका आदेश आंखों पर। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी अंतिम में लिखते हैं मेरे को। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को प्रणाम बोल रहा हूँ। आपने लिखा है कि भाई साहब नमस्कार जी, सादर प्रणाम आपको। सिर्फ पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, यदि एसी कार वगैरह को इस्तेमाल भी कम कर दिया जाए तो। एक चीज आपको बताऊं, महानगरों में शाम को एसी पर प्रतिबंध है, हालांकि इसको कोई नहीं मानता। अब यहाँ पर सरकारों का रोल आ जाता है कि अब वो उस पर भी चालान काटने लगे तो आप कहेंगे, लेकिन कुछ अपने से हो, आपको जान करके खुशी मतलब आश्चर्य होगा। मैं देखिए दिखाता हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ ना, ये देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। इस घर में मेरा ये एसी लगा हुआ है, देखिए देखिए ये, लेकिन ये बंद है, चल नहीं रहा है ये एसी। और मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती हैं, कहती हैं कि तुम गर्मी में पड़ते रहते हो और एसी चलाते नहीं हो। आप देखिए ये पसीना आ रहा है, पंखे की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि एसी सोने के टाइम चल, मेरे ऊपर बच्चे एसी दिन भर चलता रहता है, लेकिन अब मैं अपने घर में ही विरोध झेलना पड़ता है। वो कहते हैं कि आप अपना वाला, मेरी पत्नी कहती है कि तुम नीचे का फ्लोर पर रहते हो ना, वहीं अपना हुक्म चलाया करो, ऊपर बच्चों को शांति से रह दो। अब बच्चे कैसे सांस लेंगे ये भी तुम कहोगे।
तो जो मैं अपने घर ही में नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो मैं अपना कंट्रोल करता हूँ। मेरी ऐसी तभी चलेगी जब मानी पत्नी जी आते हैं, वही रिमोट से ऑन करती हैं और सवेरे जाते वक्त मैं ऑफ कर देता हूँ। ये बस 2-4 घंटा 5 घंटा चलता है। जब वो आती हैं वही एसी वाली है, मैं इसको बंद ही रखता हूँ। ये जो आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जब देखते होंगे वो पसीना आता रहता है। कई आदमी नीचे लिखे है कि यार वो पंखवा चला ला, पसीना आ रहा है। मैं कहता हूँ कि पसीना आना ठीक है, पर्यावरण को नुकसान हो जितनी हो सके। मैं अपने घर में अननेसेसरी बल्ब बंद करवा देता हूँ, अननेसेसरी बल्ब में जलने नहीं देता। ये 2 बल्ब जल रहा है, चूंकि मैं साफ साफ आपको दिखूं, ये जैसे बंद होगा ये बल्ब 1 जलेगा 5 वाट वाला, क्योंकि मुझे 5 वाट के नया CFL से मैं आराम से दिख जाता हूँ। मैं 500 वाट बल्ब इस्तेमाल नहीं करता अपने से। कोई मैं अपनी गाड़ी आज तक पाइप से नहीं धोया, आपको बता दूं ओंकारनाथ सिंह जी, मैं पाइप से गाड़ी नहीं धोया। आधा बाल्टी पानी में पूरी गाड़ी धुल जाती है और जो बचता है उससे टैप धो देता हूँ। मेरी वाइफ कहती है कि आपके जैसे आदमी चिड़ैया नहाते हैं, आधा बाल्टी पानी में मेरी गाड़ी धो, क्यों मैं पहले उसको पहले डस्टिंग करता हूँ और कपड़ा गीला करके मार देता हूँ, चमक जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि पाइप से नहीं धुली है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि आप इसी तरह की कोशिश करिए। आपका सुझाव बहुत स्वीकार है, बिल्कुल ठीक करें। एसी उसी में पड़ेगा तो कम होगा, लेकिन ऑफिस काम करते हैं तो बिना एसी का नहीं करते, और सबसे ज्यादा एसी का मांग वही करते हैं जिनके घर में पंखा नहीं होता। ये मेरा निजी अनुभव है, कई लोगों को देखा हूँ। इस विषय को किसी और दिन आप सबका आशीर्वाद दुआ मेरे को बनी रहे। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। आप सबको जय श्री राम। सादर प्रणाम।